आपका क्या रिएक्शन होता एक ऑटो चलाने वाली की बेटी आज इतने बड़े मंच पर? बैकग्राउंड मेरे लिए मायने नहीं रखता। अब छोटे शहरों में कि माता पिता डरते हैं, अपने जमाने का वो महत्वपूर्ण समय जब पढ़ाई को देना चाहिए था तो किसी और दिशा में देना, अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या? सक्सेस की कोई परिभाषा नहीं है। बाहर की दुनिया क्या कह रही है, पड़ोसी क्या कह रहे हैं और रिलेटिव्स क्या कह रहे हैं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी। या तो हम जीत रहे हैं या हम सीख रहे हैं। इतने महंगे कपड़े कहाँ से आए कि आप रैंप पर चल सके? सिर्फ क्राउन जीतना नहीं सक्सेस है ना, उसके पीछे बहुत मेहनत है। वो सारी चीजें मुझे कभी मेरे कान तक सुनाई नहीं दिया। कब ये हुआ था इंसिडेंट और क्या हुआ था? चादर से बड़े पाँव पसारने वाली ये चीज थी मेरे साथ। अच्छा, अगर आप मॉडल नहीं होती क्या हो? नॉलेज और शिक्षा की अगर किसी भी फील्ड में कमी है तो वहाँ आपके साथ गलती हो सकती है। कुछ लोग इस सफर में बीच में मिलते हैं, कहते हैं मेरे साथ कांटेक्ट में रहो, मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा, बना दूंगी। ऐसे कई लोग आते हैं, कई धोखेबाज भी बीच में आते हैं। छठ को आपने दर्शाया और झारखंड बिहार के लोगों के लिए छठ कितना महत्वपूर्ण है, हम इसे क्यों महापर्व कहते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। योर कॉन्फिडेंस, आप कितने कॉन्फिडेंट हो और अपने झारखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप तैयार हो या नहीं। बोकारो वाले प्रियांशु, मुंबई वाले प्रियांशु, क्या अंतर है? सीधा एक दिन कुछ बन जाओगे ऐसा नहीं होता है, आपको स्टेप लेना होता है। बुरे से बुरे सिचुएशन में भी आपके फेलियर्स में अगर उन्हें मना किया फिर भी आप उनके और फेल हो रहे हैं तो भी वही आपको मिलेंगे। हम भी एक सपना देखते हैं, हमको वहां पहुंचना है। आप लोग भी तो देखते हो कि सपना वहां पहुंचना, वो जगह कौन सी? कल मैं फिर से झारखंड को किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब रिप्रेजेंट करूं, दैट विल बी सक्सेसफुल। तो मेरे लिए हर दिन सक्सेस का मायना अलग है। ना मेट्रो शहर वाली चकाचौंध थी, ना था बड़े शहरों वाला शोर शराबा। कुछ थी तो घर लौटती ऑटो की आवाज, और वो आवाज चेहरे पर मुस्कान लाती थी। मुस्कान का कटोरा भी उतना ही भरता था जितना दिन भर ऑटो चलाने के बाद पिताजी की आमद होती थी। लेकिन जिंदगी ऑटो के पहिए की तरह छोटी थोड़ी है। जिंदगी बहुत बड़ी है, ब्रह्मांड जितनी बड़ी, और अपने आप को उतना ही बड़ा बनाने चाहती थी एक शख्स। आईने के सामने खुद को निहार कर बस ये सपना देखती थी कि कैसे अपने आप को, अपने परिवार को और झारखंड को विश्व पटल पर रखे। कैसे बेरमो से आने वाली वो लड़की धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियों को चढ़ती गई और वो तमाम मुकाम हासिल किए जो एक छोटे शहर की लड़की महज सपना भर देख पाती है। हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट में मौजूद है मिस ग्रैंड इंडिया 2025 नेशनल फाइनलिस्ट एंड मिस परफेक्ट स्माइल टाइटल विनर, फेमिना मिस इंडिया झारखंड 2024 टॉप 5 फाइनलिस्ट, रीवा मिस डीवा सुपर नेशनल 2024 टॉप 20 नेशनल फाइनलिस्ट, मिस यूनिवर्स इंडिया झारखंड टॉप 5 फाइनलिस्ट, स्पॉटलेस फेस ऑफ इंडिया 2022 फर्स्ट रनर अप। नाम है प्रियांशु चौधरी। आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। नमस्कार। सबसे पहला सवाल, कैसी हैं आप? बहुत खुश हूँ, बहुत भाव विभोर हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहला पॉडकास्ट है न्यूज़ 11 के साथ। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत सारी चीजें शेयर करने के लिए, अपनी झारखंड की बात रखने के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए, हम जब आपके बारे में स्टडी कर रहे थे, स्टडी नहीं करेंगे, आपको जब से हमने जानना शुरू किया और हमने जाना कि आपका बैकग्राउंड क्या था, सबसे पहले हमारे मन में यह सवाल आया, जो अमूमन सबके मन में यह सवाल आता होगा कि एक ऑटो चलाने वाले की बेटी। ये प्रश्न सुनकर आप हो सकता है कि बोर हो चुके होंगे, कई बार यह सवाल आपसे पूछा गया होगा। आपका क्या रिएक्शन होता एक ऑटो चलाने वाली की बेटी आज इतने बड़े मंच पर? सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। बैकग्राउंड मेरे लिए मायने नहीं रखता। जब ये माता पिता की मेहनत है और उनका भरोसा है, जो उन्होंने क्या परिस्थितियां है उसके बावजूद आगे बढ़कर अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम देना, शिक्षा देना और उन्हें हर अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराते रहना बचपन से, तब जाके उन बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि
इफ आपके माँ बाप आपके ऊपर इतना भरोसा करते हैं और आपको इतनी अच्छी तालीम दे रहे हैं, तो आप उस तालीम का किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने करियर को लेकर के, अपनी फैमिली के ये बैकग्राउंड को ठीक करने के लिए, या जो भी चीजें हैं। तो मैंने बस उनसे ही सीखा। परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि बहुत लग्जूरियस लाइफ हो आपका, बट परिस्थिति मेरी इतनी जरूर थी। माँ बाप काफी पढ़े लिखे, और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम का सिचुएशन ऐसा था कि मेरे पिताजी को ऑटो चलाने की जरूरत पड़ गई, बट शिक्षित होने के वजह से उन्होंने ये अपने बच्चों को, शिक्षित होने की वजह से उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षित किया, शिक्षित किया और बताया कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ नया गुण सीखना, अपने ऊपर भरोसा रखना, और बस आगे बढ़ते जाना। और आप हर चीज करो और फिगर आउट करो कि आप किसमें बेहतर हो। बिल्कुल, फिगर आउट कीजिए कि आप किसमें बेहतर है, तभी आपको सारा काम आसान लगने लगेगा। अगर उसको आपका लक्ष्य बनाते हैं तो आप घर में सबसे बड़ी अपनी बहनों में, जितनी मुझे जानकारी है आपके बारे में, 3 बहनें आप। सबसे बड़ी बात ये होती है कि घर का जो बड़ा होता है या बड़ी होती है उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती है। फाइनेंशियल, जैसे कि आपने बताया कि लग्जूरियस लाइफ नहीं थी आपकी। फिर सवाल ये आता है कि एक तरफ वो रास्ता था जो कठिनाइयों से भरा था, रिस्क से भरा था, और एक तरफ वो रास्ता था क्योंकि आपके माता पिता का शिक्षा पर फोकस था कि उधर जाएं, मेहनत करें, पढ़ाई करें, नौकरी कर लें, ये मेरे परिवार के लिए अच्छा होगा, मेरी जिंदगी सेफ हो जाएगी। आपने रिस्क वाला रास्ता चुना। जब ये मैं बोकारो से हूँ और उच्च शिक्षा के लिए मेरे पिताजी और माताजी ने जब मुझे रांची भेजा, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये था कि आप बेहतरीन पढ़ाई करिए, जॉब लीजिए डिग्री के साथ, और जो जैसे सभी करते हैं कि आप एक अच्छी नौकरी लीजिए और घर परिवार की जिम्मेदारी उठाइए। बट मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये बोला, आप पढ़ाई करिए, शिक्षा लीजिए, और साथ में जैसे मैंने पहले बताया कि अपनी जो कला है, जो आपको पसंद है, उस पे भी काम करिए। तो ऐसे मैंने पढ़ाई के साथ साथ इस फील्ड को डिस्कवर किया है। क्या मुझे सच में नहीं मालूम था फैशन क्या है और रैंप क्या है, बट मैंने खुद से इसे, मेरे पिताजी का एक बहुत ही रेगुलर दिनचर्या में एक आदत है, वो रेगुलर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो जब मैं हॉस्टल में पहली बार आई तो मुझे भी उनकी वजह से ये आदत था न्यूज़पेपर पढ़ने का। तो बस न्यूज़पेपर ही ऐसे पढ़ने के दौरान हॉस्टल में मैंने एक वो देखा एडवर्टीजमेंट, फैशन और सावन क्वीन, जैसा अभी सावन चल रहा है, ठीक 2018 या 19 की बात है, सावन क्वीन प्रतियोगिता थी और मैं अपने हॉस्टल में थी, और बस ऐसे ही कि जाके देखते हैं कि होता क्या है, और बहुत ही मैं क्यूरियस थी। एड्रेस था उस एडवर्टीजमेंट पे लिखा, मैं अगले दिन पहुंच गई। मुझे मालूम नहीं था कि ऐसे ब्यूटी फैशन वीक्स में पहनते क्या है, हील्स पहनते हैं। तो मैं अपने रेगुलर चप्पलों में चली गई, जीन्स पहन के वहां गई। काफी लड़कियां थी, उनको देखने के बाद मुझे ये पता चला कि नहीं, समथिंग डिफरेंट। उन्होंने गाइड किया, मैंने ऑडिशन दिया, और बस ऐसे ही धीरे धीरे मैंने खुद को पाया कि मुझे फैशन में ज्यादा इंटरेस्ट है, फैशन मेरे लिए है और मैं फैशन के लिए। मतलब आपकी किस्मत तब बनी जब आप रांची आए। रांची आने के बाद आपको पता चला कि आपको जिंदगी में करना क्या है। उसके पहले तो आप पढ़ाई करने की इच्छा रख रहे थे, पढ़ाई करने ही आए थे। अभी भी पढ़ाई जारी है? मैंने केमिस्ट्री से ऑनर्स किया है, पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी हूँ। बीएससी ऑनर्स? यस, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स। और उसके बाद मैंने मॉडलिंग एंड पैजेंट्री में मुंबई से ट्रेनिंग ली है, और फिर मैंने अपने इस करियर को कंटिन्यू रखा है। हाँ बिल्कुल। तो मतलब आप समझ चुके होंगे, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स पढ़ने वाली छात्रा थी, ब्रिलियंट स्टूडेंट, लेकिन बाद में आकर कईयों की भाषा में भटक गई, कईयों की भाषा में सवर गई, अपनी दिशा में काम किया, खुद पर मेहनत किया और आगे बढ़ती चली गई। देखिए, हम जब ये बात करते हैं फैशन वर्ल्ड के बारे में, और जब बात करते हैं सिनेमा जगत के बारे में, कई बार ये बात सामने आती है कि लोग मेहनत करते हैं। हालांकि आपको
मुकाम हासिल हुआ, उसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। कई ऐसी बच्चियां होती है जो घरों से निकल जाती है। अमूमन क्या होता है छोटे शहरों में कि माता पिता डरते हैं। डरने की वजह ये नहीं होती है कि कुछ हो जाएगा, डरते हैं कि अपने जमाने का वो महत्वपूर्ण समय जब पढ़ाई को देना चाहिए था तो किसी और दिशा में दे रहा। अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या? सक्सेस की कोई परिभाषा नहीं है। आप हर दिन मेहनत करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, और वो बेहतरी ही आपके लिए एक सक्सेस बनता है। तो जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कंसर्न है, मेरे माँ बाप भी बहुत कंसर्न थे, और बट उनको कहीं ना कहीं अपने बच्चों पे ये भरोसा होता है कि जब आप अपने माँ बाप के साथ अपनी बहुत सारी दिनचर्या शेयर करते हो और अपनी फीलिंग्स बताते हैं कि आप हर दिन क्या कर रहे हैं, अपना समय आप पढ़ाई के अलावा किन चीजों में दे रहे हैं, और माँ बाप भी बहुत इंटरेस्ट लेके सुनते हैं, अपनी बच्चों की भावनाओं को समझते हैं, तो फिर वो क्वेश्चन कम करते हैं और भरोसा ज्यादा रखते हैं। तो जब मैंने इस फील्ड को चूज किया, मुझे भी बहुत डर था, बट मन में मुझे ये फिक्स था कि गलत रास्ता ना चुन के सही के साथ, और भले कितना भी वक्त लग जाए, आपको इसमें करना है। तो जब आप फेल होते हो, जब भी आप फेल होते हो किसी भी फील्ड में या सक्सेस करते हो, आप अपनी सारी फीलिंग्स या अपनी सारी रिजल्ट्स को अपने फैमिली के साथ जब शेयर करते हैं तो उनको मालूम चलता है कि मेरे बच्चे की रेगुलर जिंदगी में क्या चल रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं एज अ कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, आपको अपने माँ बाप को भी प्रूव करना पड़ता है। जब आप उनको प्रूव मीन्स सक्सेस नहीं, प्रूव मीन्स भले फेलियर है स्टिल आप कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब मेहनत दिखनी चाहिए। आप उस सक्सेस को पाने के लिए हर दिन कितना मेहनत कर रहे हो और आप उस मेहनत के साथ कितने ट्रू है, वो अपने माँ बाप को जब आपको दिखने लगेगा ना, तो फिर वो बाहर की दुनिया क्या कह रही है, पड़ोसी क्या कह रहे हैं और रिलेटिव्स क्या कह रहे हैं, उनको भी मैटर नहीं करता। और जहां तक रही मेरे बैकग्राउंड की, तो मैं एक चीज शेयर करूंगी। बिल्कुल। जब कोई हाई क्लास फैमिली से होता है या किसी रेप्यूटेटेड ऑलरेडी बैकग्राउंड से होता है, उसे बहुत कंसर्न होता है कि इफ गड़बड़ हो गया या कुछ गलत ऊपर नीचे हो गया तो बना बनाया जो करियर है या पेरेंट्स की जो डिग्निटी है, मतलब है कि खोने के लिए कुछ नहीं है। तो आप बस एक्सपेरिमेंट करते हो और आपको डर होता ही नहीं किसी चीज को खोने का। तो मेरे पास ऐसा खोने का कुछ नहीं था, ना तो मेरे पास ऐसा कुछ लग्जूरियस लाइफ था कि मैं उसको खो रही हूँ, या फिर बहुत नाम था या लोगों के बीच खराब हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी था। तो बस मेरे दिमाग में ऐसा फिक्स था कि डरना नहीं है, एक्सपेरिमेंट करना है और सुनना तो किसी के लिए, बस ऐसे फोकस करना है और आगे जाना है, मतलब सामने नजर और वहाँ चलते जाना। हार होगी फिर सीखेंगे। और फेलियर, आप बार बार फेलियर का जिक्र कर रही, सबसे पहली बार आपको कब महसूस हुआ कि मैं फेल हो गई? फेल बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। बिल्कुल, इसलिए पूछा। हाँ, तो आई ट्रूली बिलीव कि हम फेल नहीं होते, या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं। फिल्मी लाइन है, बट फिल्मी लाइन इसलिए भी है क्योंकि ये फेमस लाइन है, क्योंकि जब आप इस लाइन पे भरोसा करते, यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, ये बस उसी तरीके, या तो हम जीतते या तो हम सीखते, हम हारते कभी नहीं है। तो जो टर्म्स हार वर्ड यूज कर रहे हैं अब, वो हार नहीं थी, या तो हम जीत रहे हैं या हम सीख रहे हैं, और हर बार मैं सीख रही हूँ। तो बस मैं सीख रही हूँ, पूरा नहीं तो आधा नहीं तो एक कदम तो बढ़ाएंगे, वहां पहुंचेंगे। यू हैव टू ऑलवेज लुक बैक और जस्ट सी आप कहाँ से आए थे और आप कहाँ को गए हैं। और बस उस चीज को, कॉन्फिडेंस को अपने ये में रखिए कि अगर आपने 0 से स्टार्ट किया तो 25 है, तो आप वापस 0 पे नहीं जाकर के 25 से 30 और 50 25 हाफ भी हो गया तो बहुत। और फिर कुछ इसे आप कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली वन डे यू विल बिकम 100। अब आते हैं असल बात पर। असल बात ये है कि पैसे थे नहीं आपके पास, इतने महंगे कपड़े कहां से आए कि आप रैंप पर चल सके। फैशन में शुरुआती दौर में स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता, ये सबको पता है। कहां से पैसे आए थे, कौन मदद किया था? क्योंकि आपके परिवार वाले ऑटो, मतलब पिताजी आपके ऑटो चलाते थे और निश्चित तौर पर कितनी कमाई होती है सबको पता है।
आज के टाइम पे तो हमारे पास बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं अभी आउटफिट को लेके, ज्वेलरीज को लेकर के, डिजाइनर क्लचेस, बैग्स, एवरीथिंग। बट दैट टाइम जब मैंने ये चीजें स्टार्ट की, मुझे बहुत अच्छे से याद है, फर्स्ट 7 क्वीन मैंने पार्टिसिपेट किया था। उस वक्त हमारा 2-3 राउंड है, ट्रेडिशनल राउंड होता है, वेस्टर्न राउंड होता है। उसमें एक राउंड था ट्रेडिशनल आउटफिट वेयर। मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। शी वाज सो एक्साइटेड। उनको मालूम नहीं था, बट बच्चों की खुशी में माँ बाप की खुशी है, ये वाली चीज कुछ तो कर रही है। यस, कुछ तो कर रही है। और मम्मी पापा इसलिए भी बहुत खुश रहते थे कि उनको पता है कि मैं घर पे नहीं बैठती, तो घर से बच्चा निकल के कुछ कर रहा है, तो उनको उसमें खुशी थी। 2018 में मैं काफी छोटी थी, तो उस हिसाब से कितनी उम्र थी उस वक्त आपकी? मैं 2018 में 19 साल की थी। 19 साल की, मतलब चलिए जिसे गेस करना वो आपकी उम्र गेस कर चुके हैं। हाँ, तो जब 2018 में मैंने पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट 7 क्वीन प्रतियोगिता था, उसमें ट्रेडिशनल आउटफिट का राउंड था। मैंने अपनी मम्मी को बताया एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल साड़ी, और उन्होंने मेरे लिए, मेरी मम्मा स्टिचिंग करती है, ये भी सबको मालूम है, उन्होंने मेरे लिए वो लहंगा बनाया, चुनरी बनाई, और ऐसे कर करके मैंने काफी सारे ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है जिसमें मेरी मम्मा ने मेरे लिए ड्रेसेस बनाए। तो ऐसा कुछ नहीं था कि हमें सीधे जाके लग्जरियस कपड़े लिए पहने। हम राज्य की सड़कों में, गलियों में जाकर के कपड़े खरीदते थे और उससे बनाते थे। मम्मा बनाती थी। आज भी मुझे याद है, मुझे मेरा पहला या दूसरा नेशनल पैजेंट था, स्पॉटलेस फेस ऑफ इंडिया, दिल्ली में, और मुझे उसके लिए गाउन पहनना था। गाउन वो समथिंग डिफरेंट। आप भारतीय नारी मम्मा जो है वो आपके लिए ये बना सकती है, लहंगे बना सकती है, बट गाउन इज समथिंग कि आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है टेलरिंग और स्टिचिंग में। पर मैं और मेरी मम्मा ने मिलके काफी यूट्यूब से सारी चीजें देखी, और पहली बार उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा एक गाउन बनाया। उसकी पिक्चर्स आज भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल है, बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने उसको दिखाया है। वो गाउन मेरी मॉम ने बनाया था। और हाँ, जरूरी नहीं है कि आप लग्जूरियस कपड़े पहनो तभी कर सकते हो। वो कपड़े आप खैर बाय गॉड ग्रेस मेरी मॉम और मेरे डैड हमेशा सपोर्टिव है। ड्रेसेस मेरी मम्मा बनाती थी और हिम्मत मुझे मेरे पापा देते हैं। हिम्मत पापा देते थे। और अब देखिए, पिताजी का कॉन्फिडेंस एक बेटी के लिए सबसे बड़ा चीज होता है। अगर पिताजी कॉन्फिडेंस दिखा रहे, समाज क्या बोल रहा है, सोसाइटी क्या बोल रही है, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। अगल बगल वाले क्या बोलते थे, आप जब आपके घर के अगल बगल वालों को पता चला, पड़ोसियों को पता चला कि आप दिल्ली जाने वाली हैं, मुंबई जाने वाली हैं और आने वाले समय में फैशन के वर्ल्ड में कदम रखने वाली है, तो मम्मी को तो बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा। हाँ, ऐसा भी नहीं है। मैंने क्या बोला, जब आपको बच्चों पे अपने भरोसा होता है ना, नहीं, आप पड़ोसी तो आकर परिवार वाले तो अपनी माँ को बोलते होंगे, तराजू बैलेंस करना होता है ना। तो बच्चे माँ बाप के लिए हमेशा वैसे होते हैं। तो वो तराजू जिसमें आप अपने बच्चे को तौल रहे हैं और एक समाज का जो है, तो बच्चे वाला तराजू का जो पल्ला है वो हमेशा भारी पड़ेगा। तो बहुत लोगों ने काफी चीजें बोली, पर हमारे रिलेटिव्स और हमारा जो सोसाइटी है जहाँ से मैं आती हूँ, वो लोग भी काफी सपोर्टिव है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं ये जानते थे कि प्रियांशु के पिताजी ऑटो चलाते हैं, इनकी 3 बेटियां हैं और हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग रहा। मैंने जब मैट्रिकुलेशन किया था, आई वाज हाईएस्ट डिग्री होल्डर इन माय सोसाइटी, 82% आई गॉट 2014। तो उस हिसाब से सब लोग का शुरू से ही बहुत सपोर्ट रहा, सोसाइटी का भी, फ्रेंड्स का भी और रिश्तेदार और पड़ोसियों का भी। तो जब उनको ये सारी चीजें पता चली कि प्रियांशु इन चीजों में पार्टिसिपेट करिए, सब नहीं थे। कुछ लोगों ने सोचा कि अपने कंसर्न की वजह से कि पिताजी को कहते हैं कि अपने बच्चों पे ध्यान दे, मे भी वो उसने गलत रास्ता। जलन को कंसर्न का नाम दे रही है? नहीं, जलन नहीं। मुझे ये जलन बहुत ही रफ, ज्यादा गहरा वर्ड है तो समाज में ये तो मानना है। बट मैंने क्या बोला, आप क्या चूज करते हो ना, किन शब्दों से आप अपने आप को बनाते हो, वो बहुत मायने रखता है। तो मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव वर्ड को चूज किया और उन पॉजिटिव वर्ड से अपना नींव रखा कि मैं जब मैंने इस फील्ड को चूज किया
तो काफी सारी चीजें थी कि नेगेटिविटी, आपको कोई पीछे खींच रहा है या पेरेंट्स के कान में कुछ उल्टा सीधा बात बोल रहा है, बट आप पॉजिटिव रहो। सिर्फ क्राउन जीतना नहीं सक्सेस है ना, उसके पीछे बहुत मेहनत है। तो आपको जब ये क्लियर है कि आपको उस फाउंडेशन तक जाना है और मंच पर ही पहुंचना बहुत बड़ी बात। हाँ, बट उसके लिए काफी सारी चीजें रेगुलर करना है आपको। रोज एक्सरसाइज करना है, हेल्दी डाइट लेना है। तो अगर आप बाहर की चीजें पे ध्यान दोगे, जो चीजें बाहर से सुनाई दे रही, फिर आप एक्सरसाइज कैसे करोगे, आप अच्छा खाओगे कैसे, अपना स्किन केयर कैसे मेंटेन करोगे, ब्यूटी स्लीप कैसे लोगे। तो ये सारी चीजें मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि वो सारी चीजें मुझे कभी मेरे कान तक सुनाई नहीं दिया। और मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही चीज शुरुआत में ये कर लिया था कि भले सोसाइटी या रिलेटिव्स कुछ भी बुरा उल्टा सीधा बोले, अपने बच्चों के कान तक नहीं जाने देना है। तो हमारे क्योंकि मैं बोकारो से नहीं, रांची में रहती थी, तो कोई भी ऐसा बैकलेश या कोई भी रफ वर्ड है, मम्मी को क्या खाया, कैसे हो, बस यही तो वो सारी चीजें पेरेंट्स तक जाती थी, हमारे कान तक हमारे माँ बाप ने कभी नहीं पहुंचने दिया। तो वो चीज हमारे अंदर कभी आई नहीं। तो आज तक हमें बस अच्छा ही सुनने को मिला, जिससे ये निकला है। बिल्कुल। तो माँ बाप कभी आप तक वो पहुंचने नहीं दिए। जिस नेगेटिविटी का जिक्र कर रहे हैं आप, एक बात आपने उठाई बीच में कि कुछ लोग होते हैं जो टांग खींचते हैं, मतलब आगे बढ़ते आपको देख रहे हैं तो नहीं ये कैसे आगे। जब करियर की शुरुआत साथ में हो रही है तो निश्चित तौर पर आप आगे जाइएगा, कोई पीछे हो जाएगा, कोई आपसे आगे होगा। कौन था वो शख्स? चलिए खैर, ये तो नाम आप नहीं बताएंगे। कब ये हुआ था इंसिडेंट और क्या हुआ था कि आपको किसी ने पीछे खींचने की कोशिश की? किसी ने पीछे नहीं, बस सबको बहुत डाउट होता है ना कि चादर से बड़े पांव पसारने वाली ये चीज थी मेरे साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जब मैं हॉस्टल में थी, मैं अपनी बड़ी पर्सनल चीज शेयर कर रही हूँ। मैं हॉस्टल में थी, 2018 और 2019 की बात होगी, और उस वक्त मैं ग्रेजुएशन कर रही थी और कॉलेज गोइंग गर्ल जो बसों से कॉलेज जाती है, बट घर पे आके ये सपना देखती है कि वो मंच पे एक दिन वॉक कर रही होगी, डिजाइनर्स आउटफिट पहन रही होगी, ब्रांडेड ज्वेलरीज कलेक्शन पहन रही होगी। बहुत ऐसा था सपना। तो उस वक्त मेरे हॉस्टल, कॉलेज, जो भी लड़के लड़कियां आप कह लीजिए, तो उनका ऐसा था कि ज्यादा हो रहा है, थोड़ा लंबा सपना है, बड़ा सपना है, और आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है ना, तो आप पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली वो मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने उस समय सपने देखना ही शुरू किया था, तो लोग कैसे भरोसा करते। तो उस वक्त मेरे कानों में काफी सारी चीजें आई कि नहीं करना चाहिए, सोचो ही मत, ये पाप है। पाप नहीं है ये, छोटे शहरों में बड़ी ये एक्चुअली वैसा है कि आपके पास स्टारडम है, बहुत अच्छी प्रिविलेज फैमिली से आते हैं, तभी आपको ये चूज करना चाहिए। तो मैंने इन चीजों को भी कभी मतलब अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। अच्छा, अगर आप मॉडल नहीं होती क्या होती? क्योंकि आपने बताया कि बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स आपने पढ़ाई की है, आगे और पढ़ाई करनी थी? नहीं, मैंने अपनी पसंद से, मुझे जहाँ तक था पढ़ना, मैंने काफी पढ़ाई किया बीएससी को। ये करने के बाद आगे मैं पढ़ाई करूंगी, फ्यूचर में मुझे जरूर मौका मिला तो, बट मैं काफी अच्छे यूनिवर्सिटी जहाँ पे अपने करियर के साथ साथ मुझे वो प्रिविलेज मिले, प्रिविलेज नहीं, वो अपॉर्चुनिटी मिले, तो मैं डेफिनेटली आगे पढ़ाई करूंगी। बट अभी मेरे साथ ऐसा है कि मैं अपने इस करियर पे काफी फोकस हूँ, मुझे पता है क्या करना है, तो बिल्कुल उस दिशा में आगे बढ़ना। 3 बहनें हैं आप, 2 और बहनें आपकी छोटी हैं, क्या वो भी इसी दिशा में जाना चाहती हैं या फिर कुछ और कर रही है? मैं इस बारे में ये बताना चाहूंगी, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है, अक्सर ऐसा पूछते हैं लोग कि जो आप कर रहे वही करेंगी या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। मेरे पिताजी ऑटो चलाते हैं, उनका बहुत बड़ा वो एक उदाहरण है कि मैंने बहुत ही डिफरेंट फील्ड चूज किया। उसी तरीके से मेरी 2 छोटी बहनें हैं, एक दीपांशु माला, वो मेरे साथ रांची में रहती हैं और उनका जुम्बा एरोबिक्स फिटनेस सेशन है, उनका अपना एक स्टूडियो है, वहाँ पे वो महिलाओं को और बच्चों को ट्रेनिंग देती, प्रशिक्षण देती हैं। और मेरी जो सबसे छोटी बहन है वो डीएवी कथारा की क्लास 12 की छात्रा है और उनका भी कला के प्रति काफी रुझान है और वो सिंगिंग करती हैं, आर्ट में, पेंटिंग और ड्राइंग में काफी इंटरेस्ट है, एस्ट्रोनॉमी में काफी इंटरेस्ट है। तो सब पेरेंट्स ने हमेशा ये कहा कि जिस
आपको जो फील्ड पसंद है आप उस पे काम करो। तो पिताजी अभी भी ऑटो चला रहे हैं? पिताजी अभी ऑटो चला रहे हैं। बहुत बढ़िया, मतलब अपना काम कर रहे हैं और खुददार है पिताजी। बहुत बहुत उनसे ही मैंने सीखा है कि कॉम्प्रोमाइज मत करिए। कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस ऑफ आप क्या मेहनत से कभी पीछे नहीं हटिए। मेहनत से नहीं पीछे हटिए, और आपकी जो कीमत है ना, आप इतना मेहनत करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप गरीब हैं या आप जरूरतमंद हैं तो आप कम में भी चला लें। अगर आपने मेहनत की है और आपको पता है कि मैं उतना डिजर्विंग हूँ तो मुझे उतना मिलना चाहिए, ये चीज मैंने अपने पेरेंट्स से, अपने पापा से सीखी। तो मेरे पिताजी से मैंने यही सीखा कि परिस्थितियां कैसी भी हो हमेशा आगे बढ़ो, सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो और ऑलवेज आस्क व्हाट यू डिजर्व। प्रियांशु देखिए, ये ऐसा एक कह सकते हैं हम कला का क्षेत्र हो, फिल्म जगत हो, हम बार बार इसकी बात इसलिए कर रहे हैं, कुछ लोग इस सफर में बीच में मिलते हैं, कहते हैं मेरे साथ कांटेक्ट में रहो, मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा, बना दूंगी। ऐसे कई लोग आते हैं, कई धोखेबाज भी बीच में आते हैं जो आपसे कई बार पैसों की ठगी हो जाती है। इस तरह की आपने तस्वीरें देखी होंगी अपने सामने, क्या कुछ देखा है? कैसे, कितना नकारात्मक ये फील्ड हो सकता है, ये भी बताएं थोड़ा हमारे दर्शकों को। नकारात्मकता जैसी, मेरे लिए सब बड़ा हैवी वर्ड है। नकारात्मक, आपको नॉलेज और शिक्षा की अगर किसी भी फील्ड में कमी है तो वहां आपके साथ गलती हो सकती है। मैंने इस फील्ड को जैसे ही चूज किया, 1-2 साल अपने ऊपर काम किया, लोकल पैजेंट्स में पार्टिसिपेट किया, रनवे में पार्टिसिपेट किया, बट मैंने बहुत ही इनिशियल स्टेज में ये फिगर आउट कर लिया कि आपको प्रशिक्षण लेने की काफी जरूरत है। जब आप सही जगह पे जाके गुरु से शिक्षा लेते हैं तो अपनी लाइफ में क्या क्या करना है आपको मालूम होता है और क्या क्या नहीं करना होता है आपको ये भी मालूम होता है। मैंने मुंबई से ट्रेनिंग ली, अलीसिया राउत मैम मेरी ट्रेनर रही हैं, उन्होंने, और साथ में अंजलि मैम है, अंजलि राउत, 2 बहनें हैं और मुंबई में उनका मॉडलिंग एंड पेजेंट्री को लेकर के अपना इंस्टीट्यूट है। और सिर्फ ना सिर्फ भारत में, विदेशों में भी वो पेजेंट क्वींस को ट्रेनिंग देती हैं और दे आर क्वीन मेकर्स। तो बेसिकली दे आर क्वीन मेकर्स, और उनसे शिक्षा लेके मुझे ये मालूम चला कि जब आपके पास सही नॉलेज है आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता। आप बहुत पिकी हो जाते हैं कि आपको क्या पसंद करना है, क्या चूज करना है और फील्ड में कैसे आगे बढ़ना है। तो मेरे साथ ऐसा नकारात्मकता वाला चीज मैंने मांगे, और भी कुछ स्पष्ट सवाल आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम वहां चलते हैं। मिस ग्रैंड इंडिया 2025 कल्चरल राउंड जो इवेंट होता है, छठ को आपने दर्शाया, और झारखंड बिहार के लोगों के लिए छठ कितना महत्वपूर्ण है, हम इसे क्यों महापर्व कहते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। क्या ये आपका ब्रेन चाइल्ड था? सबसे पहले तो छठ सोच के ही मन में बहुत सारी भावनाएं और बचपन की काफी यादें उमड़ आती हैं। छठ को मैं रिलेट करती हूँ अपनी नानी माँ से। हर बार छठ पूजा के समय पे मेरा पूरा परिवार औरंगाबाद चला जाता था, वहां हम छठ मनाते थे। देव बहुत फेमस जगह है जहाँ पे लोग छठ मनाते हैं। तो मैंने बचपन से बड़े क्लास 10 तक, जब तक वो रही मेरी जिंदगी में, हर साल हमने छठ वही मनाया है और उनसे काफी यादें जुड़ी थी। और जब ये टॉपिक आया कि कल्चरल राउंड में मुझे अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करना है, तो कमिंग फ्रॉम झारखंड लोगों के मन में ये था कि प्रियांशु कर्मा हो या फिर कुछ ऐसा प्राकृतिक पर्व, ऐसा कुछ सरहुल, ऐसा कुछ प्रकृति से रिलेटेड, छठ भी है बट ज्यादातर ग्रीनरी और इसको डेडिकेटेड है हमारा झारखंड। तो लोगों के दिमाग में ये था, बट मुझे कल्चरल राउंड को लेकर के बड़ा ये चीज 2-3 महीने से मेरे दिमाग में था कि मुझे करना क्या है। और कल्चरल बीइंग फ्रॉम झारखंड और बिहारी कल्चर, मेरे अंदर छठ बसता है। तो ऐसे वो उसमें 2 थॉट ही नहीं था कि मुझे करना है। कल्चरल राउंड में मेरा ऐसा दिमाग क्लियर था कि कल्चरल राउंड मेरा छठ पूजा होगा। उसके लिए मैंने कॉल घुमाया, मम्मा को बताया और सारी चीजें, सूट, साड़ी, सब कुछ अगले दिन हुआ। मामा लेके आई, सब कुछ, आलता,
सूप आएगा और भी जो चीजें लगेंगी, उस पे सिंदूर लगेगा, ज्वेलरी लगेगा, सब वो आया मेरे पास। और बहुत क्लियर थी मैं पिछले 2 महीनों से कि छठ का मैं कल्चरल राउंड में प्रदर्शन करूँ। कितने राउंड्स होते हैं? मतलब हम अगर बात कर लें मिस ग्रैंड इंडिया 2025 की, कितने राउंड्स होते हैं उसमें? मतलब क्या क्या करना होता है हर अलग अलग राउंड में? इसके बारे में बताएं थोड़ा हमारे राज्य की बच्चियों को जो आगे इस दिशा में या फिर इस क्षेत्र में आगे जाना चाहती है। मिस ग्रैंड इंडिया 2025 मेरे लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर के रूप में आया। मुझे मिस ग्रैंड इंडिया की तरफ से कॉल आया, पहले तो मेल आया और मेरा इंटरव्यू हुआ, ऑनलाइन कॉल पे इंटरव्यू हुआ। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान मुझसे काफी सारी क्वेश्चंस पूछे और बेसिकली द कॉल वाज फॉर चेकिंग योर कॉन्फिडेंस, आप कितने कॉन्फिडेंट हो और अपने झारखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप तैयार हो या नहीं। तो जब मुझे इसके लिए कॉल आया और मुझे ये मालूम चला कि मैं सेलेक्टेड हूँ एज अ नेशनल फाइनलिस्ट, मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने अपने पेरेंट्स को ये सारी चीजें बताई और 2 महीने का समय था उसकी तैयारी करने के लिए, क्योंकि उसके लिए हमें काफी सारी तैयारी, जैसे कल्चरल राउंड, नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड, काफी सारी चीजें थी। तो उसको तैयार करने के लिए हमें 2 महीने का समय मिला, पर ठीक फिनाले से 10 से 15 दिन पहले हमें जयपुर बुलाया गया और रोज डिफरेंट एक्टिविटीज होती थी जिसमें आपका मार्किंग होता है। तो इस दौरान फिनाले से 3 या 4 दिन पहले एक्चुअल फिनाले स्टार्ट हुआ और हमारा नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड, कल्चरल राउंड, प्रीलिमिनरी राउंड जिसमें स्विमिंग सूट कंपटीशन होता है, प्रीलिमिनरी राउंड में इवनिंग गाउन राउंड होता है एंड फिनाले हमारा डांस का एक परफॉर्मेंस, फिर बिकिनी कॉस्ट्यूम राउंड एंड देन अगेन फिनाले गाउन राउंड होता है। क्वेश्चन आंसर राउंड भी होता है, Q&A। जो लोग टॉप 5 या टॉप 12 में पहुंच गए उनके साथ Q&A। तो आप टॉप 5 फाइनलिस्ट में थी? मैं झारखंड में जब थी तब टॉप 5 फाइनलिस्ट थी और नेशनल फाइनलिस्ट में मैं मिस परफेक्ट स्माइल की टाइटल होल्डर बनी। प्रियांशु, आपके इंस्पिरेशन कौन थी? हम क्योंकि बचपन से देखते आए ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, ये इन तमाम नामों को हम अखबारों में पढ़ते आए, हमने देखा स्क्रीन पर। आपके लिए वो कौन चेहरा था जो लगा कि नहीं, इनको अगर हम फॉलो करते हैं तो इस दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे? जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुझे ब्यूटी पैजेंट्स के बारे में मालूम ही नहीं था, तो उस चीजों को तो मैंने आज डिस्कवर किया। बट मेरे परिवार की स्थितियां, मेरे माँ बाप की जो परिस्थिति थी वही मेरे लिए इंस्पिरेशन बनी। जब मैंने उनको देखा, मैंने जब उस परिस्थिति को जिया तो मेरे दिमाग में अक्सर ऐसा था कि बाकियों की जिंदगी और बेहतर होती है और आप गुण में भी कम नहीं है और ना आपकी मेहनत करने की जो कैपेबिलिटी है उसमें भी आप में कमी नहीं है, तो आपकी कमी किसमें है? तो मुझे ये पता चला कि मेरी आर्थिक परिस्थिति जो है वो वैसी नहीं है जिसकी वजह से मुझे ये परेशानी होती है। तो मेरे माँ बाप की आर्थिक परिस्थितियां ही मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थी, जिसकी वजह से मैंने हमेशा ये सोचा कि मुझे इस परिस्थिति से आगे निकल करके और अपने आप को प्रूव करना है अपने पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल, अपने पेरेंट्स के लिए खुद को प्रूव कर रहे। एक और बात थी आपके बारे में, सबने जब ये सुना कि आपने एक राउंड के दौरान ड्रेस रेंट किया था, क्या था वो? मतलब लोग अक्सर चौक जाते हैं, ड्रेस रेंट करके भी फैशन शो में जाया जा सकता है? ड्रेस रेंट करना आज के टाइम पे बहुत बड़ी बात नहीं है, इस चीज को बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर ले तो जिस हिसाब से हमारा भारत का सिर्फ पॉपुलेशन है, अगर उतने कपड़े रोज बनने लगे तो सोचिए उसका कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट पे। तो अगर हम सस्टेनेबिलिटी को बहुत मेजर कंसर्न लेके चले तो ये बड़ा ही नॉर्मल बात होगा कि आप ड्रेसेस रेंट करें, क्योंकि आपको पहनना है। फैशन शोज वीक में एक बार आप उसे पहने और आप
जब उस कपड़े को पहनते हैं तो जिसकी मेहनत है आप उसको क्रेडिट देते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए भी काफी बड़ी बात है। और फिर उस कपड़े की वैल्यू भी बढ़ती है और वो कपड़ा फिर कहीं और यूज हो सकता है। तो ये मुझे नहीं लगता इसमें कोई शर्म की बात है, भाड़े पे कपड़े लेके पहनना या कुछ भी। आप प्राउडली भाड़े पे कपड़े लीजिए, रेंट करिए, पहनिए, और सही सदुपयोग होना चाहिए, बस सदुपयोग होना चाहिए। और एक और बात जो है लगातार जिसके बारे में सोसाइटी में ये बात होती रहती है, समाज में ये बात होती रहती है, फैशन वर्ल्ड मतलब कॉम्प्रोमाइज। क्या आपको भी किसी ने कॉम्प्रोमाइज करने कहा था कभी? कॉम्प्रोमाइज एज इन आपको कभी अब्यूज झेलना पड़ा हो या फिर कोई मोलेस्ट करने की कोशिश किया हो? अक्सर होते रहता है इस जगत में। फैशन बड़ा ग्लैमरस वर्ल्ड है, तो कैमरे पे वो सारी चीजें काफी उभर के आती है, क्योंकि ये ग्लैमरस फील्ड है। आप अगर इसमें आपके साथ कुछ भी कहीं होता है तो ये बड़ा निकल के आता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ग्लैमर इंडस्ट्री, महिलाओं के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो सेफ है। ठीक है, आपको हर जगह अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, आपको अपना बेस्ट देना पड़ता है। वो हर एक फील्ड बड़ा चुनौतीपूर्ण है महिलाओं के लिए। तो न सिर्फ ग्लैमर इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें महिलाओं को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और कॉम्प्रोमाइज ऐसी चीज नहीं है। आप अपने आप को कितना सशक्त बनाते हो, आप अपनी बाउंड्रीज कैसे क्रिएट करते हो, उस पे बड़ा ये बात आता है। अगर आपने बाउंड्रीज काफी प्रोफेशनल और काफी वैसी बना के रखी है, आपके पास लोगों के अप्रोच भी वैसे आएंगे। तो मैंने शुरू में ही बोला, शिक्षा, सही शिक्षा, तालीम और नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आपको क्या करना है, आप वैसे लोगों से मिलेंगे, आप वैसे लोगों से मिलने के बाद वैसा आपका एम्बियंस और माहौल रहेगा, तो डेफिनेटली जो इस फील्ड को खराब कर रहे हैं उन लोगों से मेरी मुलाकात तो फिलहाल नहीं है। मतलब किस्मत अच्छी रही प्रियांशु की कि किस्मत अच्छी नहीं रही, किस्मत को मैंने वैसा बनाया। मतलब एक बाउंड्री आपने तय किया। हमेशा शुरू से ही जब मुझे कुछ नॉलेज नहीं था तब मैंने ये बाउंड्री क्रिएट की कि मैं लोगों की बातें ना सुन करके पहले मैं शिक्षा लूंगी, ये फील्ड क्या है। जब मैंने उस चीज की शिक्षा ली तो मुझे ये मालूम चला क्या क्या चीजें नहीं करनी है और क्या चीजें समय बर्बाद है। तो मैंने उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया और सिर्फ वही करा जो जरूरी है। आपने बोला समय बर्बाद कर दिया। समय बर्बाद। क्या आपको कभी प्यार हुआ किसी से? या इसलिए या इसको आप समय बर्बाद के तौर पर देखते हैं? प्यार, मुझे आपको पता है कितना प्यार है मेरे पास एक किसी लड़के से। टू बी वेरी क्लियर, एकदम स्पष्ट सवाल पूछता हूँ, किसी लड़के से कभी प्यार हुआ? उस चीज को सोचने समझने का कभी समय नहीं मिला। हमेशा समय मिला अपने क्राउन नहीं, पता नहीं, क्राउन तो सीधा एक सटीक वर्ड है कि क्राउन के लिए करियर वाज माय मेन गोल। कैसे मुझे हर रात मुझे वो ख्वाब आना कि मैं एक स्टेज पे हूँ जहाँ मैं अपने झारखंड को और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मेरे लिए यही बहुत प्यार है। हर दिन मैं इस प्यार में जीती हूँ। मतलब आप प्यार को समय बर्बाद मानती हैं? नहीं, ये प्यार समय बर्बाद होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। ये प्यार ये तो आपके काम के प्रति प्यार हुआ। अभी चलिए और क्लियर कर लेते हैं, प्रीत, दो लोगों के बीच के प्रीत के बारे में। समय नहीं मिल पाए। जरूर मैं इस चीज को बड़ा ही अडोर करती हूँ। जिंदगी में मेरा जो भी साथी होगा, मैं जितना प्रेम अपने करियर से करती हूँ, मैं चाहूंगी मैं अपने प्रेमी और साथी से भी उतना ही करूँ, उतनी ट्रुथफुल रहूं उसके लिए भी और अपने करियर के लिए भी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो भी मेरा पार्टनर बनेगा या जो जिसको भी मैं चूज करूंगी या जो भी मुझे चूज करे, उसके साथ मैं अच्छी जिंदगी व्यतीत करूं, उससे मुझे काफी सारी चीजें सीखने को मिले और प्रगति की ओर बढ़े दोनों साथ में। निश्चित तौर पर कोई भी आगे ही बढ़ना चाहता है। एक और सवाल है कि आप जब फैशन में रैंप वॉक करती हैं, रैंप वॉक के पैसे मिलते हैं या फिर किसी राउंड को आप कंप्लीट की? मान लीजिए हम बात करते हैं मिस ग्रैंड इंडिया 2025 झारखंड का, आप नेशनलिस्ट फाइनल बनी और नेशनल फाइनलिस्ट, और सीधे तौर पर इस पर बात किया जाए कितना पैसा मिलता है, क्योंकि पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दो चीज क्लियर करती हूँ मैं। बड़ा छोटा मतलब बड़ा ह्यूज डिफरेंस है मॉडलिंग और पैजेंट में।
मॉडल्स प्रोफेशनली काम करती हैं, कमर्शियली काम करती हैं। आप करती हैं? यस। तो जब मैं पैजेंट्स नहीं कर रही होती, क्योंकि साल में आप 1-2 कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, लेकिन जब आप पैजेंट नहीं कर रहे होते, आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, तो मैं कमर्शियल काम करती हूँ एज अ मॉडल। आप उसके लिए चार्ज करो, आपको पता होना चाहिए आप क्या डिजर्विंग हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। या फिर आप वो रैंप वॉक के चार्जेस हो, किसी ब्रांड के प्रमोशन के चार्जेस हो। If you are good at something, never do it for free. ऑब्वियसली। और जहां तक रही बात पैजेंट्री की, तो पैजेंट्री इज कंपटीशन, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तो कंपटीशन नेवर गिव यू मनी, तो उसमें आपको पैसा लगाना है और अपना बेस्ट देना है किसी भी कंपटीशन में। कितने स्पॉन्सर्स है आपके पास? डायरेक्ट स्पॉन्सर्स नहीं होते। जैसा मेरा बैकग्राउंड रहा, मैं इतनी प्रिविलेज नहीं रही कि लोग उठ के आए और मुझे प्रियांशु को स्पॉन्सर करना है। हमेशा मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा है, तो मैंने हमेशा अपने जैसे लोगों के साथ काम किया। आसान करते हैं। कितने ब्रांड एंडोर्स कर रही हैं अभी? बहुत सारे। आज के टाइम पे मैं ऊपर से नीचे तक जो भी कपड़े पहनती हूँ, ज्वेलरीज पहनती हूँ, हर एक ब्रांड्स के होते हैं। ज्वेलरी पार्टनर्स हमारे साथ एसोसिएटेड है, आउटफिट डिजाइनर्स एसोसिएटेड है, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिश, सब स्टाइलिश है हमारे साथ। तो उनके साथ मिलकर के काम करना, अपने आप को ब्रांड बनाना और उनको ब्रांड बनाना। मतलब अगर खुद भी आगे बढ़ रहे हैं, जो इस सफर में साथ दिया है उनको आगे लेकर बढ़ना है। हमारे साथ ये तो कैमरा है, इसके सामने बस मैं दिख रही हूँ, पर मेरे पीछे पूरी टीम होती है। तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, ड्रेस डिजाइनर, मेरे ज्वेलरी डिजाइनर, आज आप क्या पहनोगे, मेरी मेंटोर, आज का पूरा स्केड्यूल, आप कितने बजे जाओगे, क्या रहेगा, आपका आउटफिट क्या रहेगा, एवरीथिंग इज प्री प्लान। जब से ये स्केड्यूल आता है हमारे पास, आपको उसको फॉलो करना है, तो पूरी टीम होती है। सबसे पहले मैं स्टेज पे तो उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। आज से नहीं, जब से मैंने ये फील्ड चूज किया तब से मिलकर मेरे साथ बहुत बड़ी टीम ने काम किया है। उनका भरोसा रहा है मेरे ऊपर कि नहीं, प्रियांशु के साथ हम काम करेंगे, वो मेहनती हैं और कहीं ना कहीं उनके थ्रू, उनके माध्यम से हमारी मेहनत भी लोगों तक जाएगी। बोकारो वाली प्रियांशु, मुंबई वाली प्रियांशु, क्या अंतर है दोनों में? बोकारो वाली प्रियांशु आज भी वो प्रियांशु है, और मुंबई वाली प्रियांशु काफी सशक्त है, कॉन्फिडेंट है, और बोकारो वाली प्रियांशु को मुंबई वाली प्रियांशु। कोई एक चीज अगर बोकारो वाली प्रियांशु से मुंबई वाली प्रियांशु को वापस लेना होगा तो क्या लेंगे? बोकारो वाली प्रियांशु से मुंबई वाली प्रियांशु को वापस लेना होगा, लेने के लिए नहीं है, देने के लिए काफी चीजें हैं। खुद के लिए तो लेना ही होगा। नहीं, कुछ लेना नहीं चाहती, वो देना चाहती है, और वो उसको ये शाबाशी देना चाहती है कि अच्छा हुआ तुमने अपने दिल की बात सुनी और कभी पीछे नहीं मुड़ी, और ना ही कभी खुद पे क्वेश्चन किया, हमेशा टिके रहे, और आज तुम यहाँ अपने झारखंड को रिप्रेजेंट कर गर्व की बात है, और सभी झारखंडी गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन एक कुछ तो होगा जो मिस करते होंगे अपने बचपन का। पेरेंट्स के साथ रहना, बहुत महीने 2 महीने में भी 2 दिन का समय मिल पाता है बहुत मुश्किल से, तो मैं जाती हूँ, मिलती हूँ, और जल्दी आना पड़ता है। हमारे रेगुलर दिनचर्या की वजह से शूट नहीं भी है, तो आपको अपना स्केड्यूल मेंटेन करना है, एक्सरसाइज है, काफी चीजें हैं। बट अगला आपका बड़ा इवेंट क्या होने वाला है? दैट विल बी अ सरप्राइज, कुछ ग्रैंड ही होगा। कुछ ग्रैंड होने वाला है, और प्रियांशु पहले ही बता रही है कि कुछ ग्रैंड होने वाला है, और प्रियांशु के साथ शुरू से ही ग्रैंड होते आया है। रांची में अगर इस तरह से आपके फैशन वीक्स का आयोजन होता है, हमने लैक्मे के बारे में सुना है, फेमिना के बारे में सुना है, कहाँ होता है और कैसे हमारे राज्य की बच्चियां इससे जुड़ पाए, कोई इन्फॉर्मेशन? हमारे झारखंड में अभी वो स्तर नहीं आया है कि लैक्मे फैशन वीक या काफी इंटरनेशनल शोज है जो हमारे झारखंड में हो रहा है, बट जिस हिसाब से हमारी लड़कियां अपने आप को प्रूव कर रही हैं, यहाँ से निकल करके उनको काफी सारे स्टेज मिल रहा है। लेकिन मैं यहाँ की लड़कियों को जरूर बताऊंगी, आप सीधा एक दिन कुछ बन जाओगे ऐसा नहीं होता है, आपको स्टेप लेना होता है, और डेफिनेटली यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। आप लोकल पैजेंट्स में पार्टिसिपेट करिए,
कुछ नहीं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्या चीजें नहीं करनी है ये मालूम चलेगा, और फिर अच्छी तालीम लीजिए और फिर आगे बढ़िए। और अपने परिवार वालों को कैसे समझा ये भी बता दीजिए, इसी को लेकर तो आधी बच्चियां डरी रहती हैं। नहीं, समझाने की चीजें देखा है, आई वॉज गॉड ग्रेस, बहुत प्रिविलेज हूँ इस हिसाब से। पेरेंट्स काफी शिक्षित हैं, उनको पता है बच्चों पे भरोसा करना है, और उनको ये पता है कि बच्चों का पावर या बच्चों की शक्ति उनके माँ बाप है। न सिर्फ माँ बाप की शक्ति बच्चे हैं, बल्कि बच्चों की शक्ति भी माँ बाप है। तो हर दिन उनका मोटिवेशन और हर दिन उनकी ही प्रेजेंस जो हमारे कानों में आती है, वो हमें मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं बोलूंगी सबसे पहले तो ऐसे दंगा या घर पे ऐसे जाके कुछ ऐसा नहीं कर देना है कि नहीं अगले दिन हम सोच लिए कि ऐसा करना है और लड़ लिए, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले तो आप फिगर आउट करिए आपको करना क्या है। आप हर दिन फेल होइए, अलग अलग फील्ड को चूज कर रहे हैं, आप हर दिन सीखिए, और आप एक दिन पाइएगा कि आपको पसंद क्या आ रहा है, आपको क्या मन है करने का। और जिस दिन आप उस चीज को ठान लेंगे कि अब तो मुझे यही पसंद है, मैंने लाइफ में बहुत सारी चीजें की, उसके बाद मैं इस पे टिकी हुई हूँ, तो उस दिन आप अपने बारे में परिवार को बैठ के बताइए। नहीं मानते हैं कोई बात नहीं, फिर भी कीजिए जैसे मैंने करा है। रिबेलियस बनिए, रिबेलियस, यू हैव टू बी रिबेलियस, रिबेलियस बनिए। अपमान नहीं करना है पिता और माता का कभी भी। रिबेलियस होना है इन टर्म्स ऑफ योर चॉइस, आप क्या करना चाहते हैं, विल पावर। रिबेलियस कभी भी पिता माता के खिलाफ नहीं बनना है। जिंदगी में सिर्फ वही दो इंसान हैं जो आपके बुरे से बुरे सिचुएशन में भी, आपके फेलियर्स में, अगर उन्होंने मना किया फिर भी आप नहीं किया और फेल हो रहे हैं, तो भी वही आपको मिलेंगे। तो उनको बताइए, बैठिए। भावनात्मक बहुत जुड़ाव होना बहुत जरूरी है अपने माता पिता से, क्योंकि अगर आपकी भावना कनेक्ट है वो जरूर समझेंगे। और उनको बताइए, नेगेटिविटी से ज्यादा आप उनकी पॉजिटिव बातें बताइए कि इस फील्ड की अच्छाई क्या है। नेगेटिविटी तो कहते हैं ना कि ज्यादा फैलती है, बट आप उनको बताइए कि पॉजिटिविटी क्या है, अच्छाइयाँ क्या है, उसमें ज्यादा मेहनत, उस पर ज्यादा मेहनत है। आप उनको बताइए कि नहीं हुआ, हो गया तो क्या होगा, हो गया, एक बार क्लिक कर गए बस। एक बार क्लिक करने के लिए आपको मेहनत करना होगा, रोज मेहनत करना होगा। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? पॉलिटिक्स सोचा नहीं है। नहीं, आप जाएंगी ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मतलब पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी रखना पसंद है? बहुत कम जानकारी है मुझे, इतना मैं खुद में ही ये रहती हूँ अपने फील्ड के बारे में। तो हाँ, करंट अफेयर्स का थोड़ा नॉलेज रखती हूँ, बट पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर हूँ। पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर हूँ, लेकिन मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह आपसे आकर मिले थे, और उनकी पत्नी वो भी मिली थी, क्या कहा था उनकी वाइफ मिली थी। एक्चुअली सबसे पहले मैं तो क्षमा मांगती हूँ, जैसे मैंने बताया पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस से इर्द गिर्द कभी वैसा माहौल नहीं रहा और बैकग्राउंड नहीं रहा कि हमारी मुलाकात हो। तो मैंने, जब मुझे मालूम चला कि ये न्यूज आया कि आप बेरमो से हैं और आपने ये चीज बताया नहीं, तो मुझे शौक था कि हमारे क्षेत्र की बच्चियां जो जयमंगल सिंह जी और विधायक उनकी वाइफ है, उन्होंने बोला, हमारे जो मेंटोर है उनको बताया कि क्यों नहीं हमें बताया कि प्रियांशु हमारे क्षेत्र से। इसके लिए मुझे थोड़ा सा डांट भी पड़ा है कि आपने क्यों नहीं बताया मुझे। सच में अनूप सिंह डांटे? नहीं, हमारी हमारी मेंटोर है वो, हमारा उन्होंने काफी गाइड किया। स्टेला नारायण मैम है, वो हमेशा मुझे गाइड करती हैं और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। तो उन्होंने मुझे फिर अनुपमा मैम से इंट्रोड्यूस कराया, बोला कि ये आपके क्षेत्र की हैं और आप उनके क्षेत्र के हो, तो वो आपसे मिलना चाहती है। और मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, उन्होंने मुझे अपने आवास पे आमंत्रित किया, सम्मान किया और काफी सारी चीजें शेयर की। काफी उनसे प्रेरणा मिली मुझे कि कैसे उस क्षेत्र से आते हुए भी वो एक लेडी होकर भी नेतृत्व कर रही हैं हमारे बेरमो का। तो डेफिनेटली मुझे उनसे काफी प्रेरणा मिली है। इसी तरीके से मैं भी आगे बढ़ूं और हमारे झारखंड और हमारे इंडिया का नाम मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। सबसे बड़ा सपना क्या है? कौन सा क्राउन सिर पर सजे प्रियांशु के? सपना
क्राउन एक डेस्टिनेशन नहीं है। आपके लिए नहीं है? हाँ, नहीं। क्या है डेस्टिनेशन? वो मेरे अंदर बड़ा ये एक वैसा हो जाएगा। नहीं मतलब हम लोग भी, अगर देखिए हम भी जर्नलिस्ट हैं, हम भी एक सपना देखते हैं, हमको वहां पहुंचना है। आप लोग भी तो देखते होंगे सपना, वहां पहुंचना, वो जगह कौन सी है? ये बुद्ध वाली बात है। मन से पीस जिस दिन मुझे मिलता है वो मेरे लिए वो दिन अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि मैनिफेस्टेशन काम आता है, बड़ा काम आता है। जुबान पर सरस्वती एक बार बजती है, बोल दीजिए, शायद अभी हो। वही मैं बता रही हूँ, हर दिन वो पीसफुल सोना मेरे लिए एक सक्सेस होता है। तो आज के टाइम पे जब मैं मिस ग्रैंड करके आई, दैट इज सक्सेसफुल। कल मैं फिर से झारखंड को किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जब रिप्रेजेंट करूँ, दैट विल बी सक्सेसफुल। तो मेरे लिए हर दिन सक्सेस का मायना अलग अलग है। झारखंड को या इंडिया को जिस भी फील्ड में रिप्रेजेंट करने का मौका मिले और उससे रिलेटेड जो ताज मेरे सिर पे सजे, वो मेरे लिए सक्सेस। शुभकामनाएं न्यूज़ 11 भारत के पूरे परिवार की ओर से। आप आगे बढ़े, झारखंड का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। विश यू वेरी गुड लक फ्रॉम न्यूज़ 11 भारत टीम। और हम चाहेंगे कि आप अलग बच्चियों के लिए, राज्य के बच्चियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो। बच्चियां इन्हें देखें, ये तमाम बातें जो आज हुई हैं, इन्होंने सब कुछ बताया है कि आपके सक्सेस के पीछे कितनी मेहनत करनी होगी। कभी सक्सेस रातों रात नहीं होता। आपका बहुत शुक्रिया प्रियांशु, आपने हमें समय दिया और अपने सफर की कहानी को हमारे साथ शेयर किया। धन्यवाद न्यूज़ 11 मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और लास्ट मेरा एक छोटा सा मैसेज होगा झारखंड की बेटियों के लिए, भारत की बेटियों के लिए, कभी भी डरे नहीं। आप जो भी बनना चाहते हैं उस पर मेहनत करें और उस पर निरंतर काम करें, अपने परिवार को बताएं और उस पे काम करते रहे और एक दिन सक्सेस आपकी कदम चूमेगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।